वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 12 फरवरी 1946, पेज 90-91। নরেশ বাবু, অনেকের ধারণা সমাজটাকে যদি শ্রেণীহীন করা যায় তাহলে বহু দ্বন্দ্ব কমে যাবে। नरेश बाबू सीसी ठाकुर जी से कहने लगे, बहुतों का ये धारणा है कि समाज को अगर श्रेणीहीन कर दिया जाए तो इससे बहुत सारे द्वंद्व कम हो जाएंगे। सीसी ठाकुर, श्रेणी तुले दिलो घुरे घुरे आবার সেখানে আসা লাগে। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे कि श्रेणियों को निकाल देने पर घूम घूम के वापस यहीं आना होगा। सब यदि एकाकार হয় কেউ টেকে না। सब अगर एकाकार हो जाए तो कोई नहीं टिक पाता है। वैचित्र ना থাকলে विकास হয় না। वैचित्र न रहने पर विकास नहीं हो सकता है। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরস্পরের আদান প্রদান ও সংঘাত আছে বলেই জীবনে, চেতনায় ও বৃদ্ধিতে বৃদ্ধিত হয়ে থাকার পথ খোলা আছে प्रत्येकेर। वैशिष्ट के अनुसार एक दूसरे के साथ आदान प्रदान और संघात है बोलकर ही जीवन में, चेतना में और वृद्धि में वृद्धित होकर रहने का पथ खुला है सभी के लिए। নচেত জীবনীয় পোষণ, পরিপূরণ ও প্রতিযোগিতামূলক প্রচেষ্টার অভাবে মানুষ নিথর হয়ে যাবে। नहीं तो जीवनीय परिपोषण, परिपूरण और प्रतियोगितामूलक प्रचेष्टा के अभाव से मनुष्य নিথর হয়ে যাएंगे। পৃথিবীতে কত রকম ঢেউ আসে যায়, কিন্তু তাতে মানুষের চিরন্তন প্রকৃতি বদলে যায় না। আর তার পরিপূরণ মানুষ চায় বলে চিরন্তর জিনিসগুলিকে মানুষ বেশি দিন এড়িয়ে চলতে পারে না। पृथ्वी कितने ही किस्म के लहर आते हैं जाते हैं, लेकिन उससे मनुष्य की चिरंतन प्रकृति नहीं बदलता है। और उसका परिपूरण मनुष्य चाहता है बोलकर ही चिरंतन चीजों के लिए मनुष्य ज्यादा दिन तक उन्हें नजरअंदाज करके नहीं चल पाते हैं। রাশিয়া নাকি ধর্মকে নির্বাসন দিয়েছিল, কিন্তু শুনেছি আবার চার্চকে স্বীকার করেছে। रशिया धर्म को निर्वासन किया था, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वो फिर से चर्च को स्वीकार कर रहा है। নারী পুরুষ সমান বলেছিল, এখন নাকি আবার কো এডুকেশন, সহশিক্ষা তুলে দিচ্ছে, মেয়েদের গৃহকর্মে নিপুণ করে তুলতে চেষ্টা করছে। नारी पुरुष समान है ऐसा कहा जाता था, लेकिन अभी फिर से को एजुकेशन यानी कि सहशिक्षा निकाल दिया जा रहा है। लड़कियों को गृहकर्म में निपुण करने की चेष्टा कर रहे हैं। তাই বলি গ্লানি নষ্ট করুন, গলদ दूर করুন, সোজা পথ থাকতে খামাখা ভুগে লাভ কি। इसीलिए कहता हूँ, ग्लानियों को नष्ट कीजिए, गलत को दूर कीजिए। सीधे पथ रहने पर बिना बजे भुगतान करके क्या लाभ है। ঘুরে ঘুরে আপনার কাছেই তো আসছে ওরা। ঘুম ঘুম কর वापस आप ही के पास तो आ रहे हैं वो। সম্ভব একসময় হীনত্ববোধের দরুন মানুষকে স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্ম থেকে বিচ্যুত করে সমাজে একটা একাকার আনার চেষ্টা করছিল। এর থেকে সমাজে দেখা দিল ভাঙন ও বিশৃঙ্খলা। संभोग एक टाइम में हीनत्व बोध के वजह से मनुष्य के स्व वैशिष्ट के अनुसार कर्म से विच्युत करके समाज में एक एकाकार अवस्था लाने की चेष्टा किए थे। इससे समाज में फूट और विशृंखला दिखाई देने लगा। दुर्भिक्ष, महामारी, शिशु मृत्यु इत्यादि দেখা দিতে লাগলো। इसी के साथ साथ महामारी, दुर्भिक्ष यानी के अनाहार और शिशु मृत्यु इत्यादि दिखाई देने लगा। তাই অজ্ঞতা তা বন্ধ করা লাগলো। इसीलिए उसे आखिर तक बंद करना पड़ा। অনেক রকমের এক্সপেরিমেন্ট পরীক্ষায় তো আমাদের সমাজ ব্যবস্থার উপর দিয়ে হয়ে গেছে, আবার নতুন করে পরীক্ষার দরকার কি। बहुत से किस्म के एक्सपेरिमेंट यानी कि शोध हमारे समाज व्यवस्था के ऊपर तो हो चुका है, और नए तरीके से शोध करने की क्या जरूरत है। গ্লানি দেখে কাঠামো শুদ্ধ যদি বদলে দেই তাহলে যা হবার তার ফিরে পাবো কিনা কে জানে। ग्लानियों को देखकर पूरे ढांचे को अगर बदल दिए तो
जो होना है वो बाद में वापस पाऊंगा या नहीं, किसे पता। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रोता बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मनोरंजन पात्रोदा भी निरंतर रूप से ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि समाज में वर्गों को पूरी तरह समाप्त कर देना ना तो संभव है ना ही हितकारी, क्योंकि विविधता व्यक्ति विशेष के गुणों के अनुसार कार्य विभाजन, सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही जीवन तथा समाज का विकास का आधार है। मनुष्य का शाश्वत स्वभाव नहीं बदलता, इसलिए वो सत्य और धर्म की ओर लौटता है। इतिहास में समाज को कृत्रिम रूप से एक रूप बनाने और प्रकृति विरुद्ध प्रयोग करने का प्रयास असफल हुए हैं तथा उनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुई है। इसलिए समाज की मूल संरचना को नष्ट करने का बजाय उसके दोषों को दूर कर उसे स्वस्थ और कल्याणकारी बनाना ही उचित मार्ग है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्रीमती मंजूषा रॉय भट्टाचार्य माँ फरीदाबाद से, श्रद्धेय श्री श्यामा प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ से, श्रद्धेय श्री बैकुंठ बिहारी साहूदा ठाकुर जी की सभापति ऋतिक मुंबई से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्रीमती मंजूषा रॉय माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। माँ आप 6:52 तक आलोचना कीजिए। जय गुरुदेव। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और ऑनलाइन उपस्थित सभी दादा और माओ को मेरा आनंद है। जय गुरु। आज का विषय जैसा सूरज दादा ने पढ़ा और सोमनाथ दा ने समझाया, वैसे ही मैंने भी समझाया कि आज का मूल विषय है वर्णाश्रम का पालन। तो सत्यानुसरण की एक वाणी से ही अपनी बात को शुरू करती हूँ। दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव या चाह का भाव ही है दुख। तुम दुनिया के लिए हजार करके भी दुख को दूर नहीं कर सकते, जब जब तक तुम हृदय से इस अभाव के भाव को निकाल नहीं लेते, और धर्म ही उसे कर सकता है। तो आज के प्रसंग में नरेश बाबू के प्रश्न पूछने पर कि बहुतों की राय है कि समाज को अगर वर्गहीन कर दे तो अनेक द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। ठाकुर जी इसी बात का उत्तर देते हुए बोल रहे हैं कि वर्गों को समाप्त करने देने पर भी आप घूम फिर कर वहीं पे आओगे, क्योंकि लोगों के मन में अभाव का भाव को समाप्त करना पड़ेगा। लोगों में द्वंद क्यों होता है? उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, उसको सम्मान मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। ये जो अभाव का भाव होता है, उसी कारण से सारे द्वंद आते हैं। तो उनको धर्म की शिक्षा देनी होगी, उनको समझाना होगा। ठाकुर जी यहाँ पे हर एक लाइन में यही समझा रहे हैं कि उनको समझाना होगा कि आप अपने स्वधर्म का पालन करो। आपको जो मिल रहा है वो आपके कर्म फल के हिसाब से मिल रहा है। आप दूसरे का देख के अगर द्वंद्व करना बंद करो तो तभी जाकर ये समाज के द्वंद्व खत्म होंगे। फिर उसके बाद ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं, क्योंकि सब एकाकार होने पर कोई टिक नहीं पाएगा। वैचित्र है इसलिए विकास है। आप देखो साइंस और एसएसटी में हमने पढ़ा है कि अर्थ में मेन 6 फिजिकल फीचर्स है, और और फिर अर्थ का एक रिवॉल्यूशन भी मोशन है, एक रोटेशन मोशन भी है। और इन सब के कारण सनलाइट हर जगह हर समय एक जैसी नहीं पड़ती, इसलिए प्रत्येक जीव में भिन्न है। सब में एक हेरारकी है। तभी इकोसिस्टम में आप देखो पेड़ पौधों में भी डिफरेंट टाइप्स है, हर्ब, शर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर, ट्री। फिर ट्रीज में भी अलग अलग टाइप है, डेसिडियस, कॉनिफेरस, एक्वेटिक, मैंग्रोव। पशुओं में भी अलग अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर्बीवोरस से लेके डीकम्पोजर, स्कैवेंजर। तो मेरे कहने का सारांश यही है कि जब हम प्रत्येक जीव में यही वर्गीकरण अनुभव करते हैं, उसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो मानव जाति में ठाकुर जी बार बार यही याद दिला रहे कि मानव जाति में इस बात को एक्सेप्ट करने में हमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए।
आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस में भी देखो एज पर कास्ट रेजिमेंट्स है, क्योंकि उन्होंने शायद इस जन्मजात वैशिष्ट के मूल तथ्य को एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो हर व्यक्ति के जन्म से जो गुण लेकर आया है उसको समझना जरूरी है, और उसी के अनुसार उसको पोषण देने से समाज का विकास संभव है। तभी समाज में छोटे बड़े हर प्रकार के काम करने के लिए उपयुक्त मैन पावर हमें मिलेंगे। तो ठाकुर जी फिर यहाँ पे यही बात है, 1 मिनट ज्यादा लूंगी दादा। फिर ठाकुर जी यहाँ पे हमें उसका रशिया का भी एग्जाम्पल दे के समझा रहे। फिर उसके बाद आगे उन्होंने शंभुक की बात कही है। तो शंभुक की बात पे मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया था और मम्मी से बात की थी, तो उन मम्मी ने बताया कि ठाकुर जी ने आलोचना प्रसंग में ही बताया कि जब राम राज्य था तब कोई भी दरिद्र नहीं था, काल मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि वर्णाचार को सब मानकर चलते थे। फिर एक दिन एक 20 वर्ष के लड़के की अकाल मृत्यु हुई। तब राजा राम के सामने इसका विचार आया। तब राजा तो अकेले कोई निर्णय नहीं लेते थे, उनके उसमें सभा में ऋषि वैशिष्ठ सबसे मेन थे, और बाकी जितने पदाधिकारी थे उनके साथ परामर्श लेके उन्होंने पता किया कि शूद्र कुल में कोई एक गुरु है शंभुक नाम के, जो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध चल सकते हैं, उसको मान के चलने की जरूरत नहीं है। और उसी के फलस्वरूप कायफी वर्णाश्रम को बिना मानकर विवाह हुए हैं, और लग रहा है कि उसी के फलस्वरूप इस अल्पायु संतान का जन्म हुआ है, इसीलिए एक 20 वर्ष के युवक की मृत्यु हुई है। तो इस पर विचार लेकर ऋषि वैशिष्ठ और अनेक अन्य सभी पदाधिकारियों ने विचार दिया राजा राम को कि फिर शंभु का शिरोच्छेद किया जाए, उनको मतलब समाप्त कर दिया जाए। तो इस तरह ये था शंभु का प्रसंग। वही ठाकुर जी यहाँ पे याद दिला रहे कि इतने तो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं समाज में, फिर से अपना समय व्यर्थ ना गवाकर, जिस प्रकार एक बगीचे में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पुष्प, अलग अलग पौधे लगाए जाते हैं, और सिमिलर केयरिंग के अगर पौधों को एक जगह लगाया जाए तो माली को भी आसानी होती है ध्यान रखने में, और देखने में भी चीज सुंदर लगती है। उसी तरह भगवान ने भी हम सबको एक बगीचे की तरह लगाया है, अलग अलग वैशिष्ट के लोगों को बनाया है। तो अगर हम सब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों के बीच में रहकर सिमिलर काम करके, ग्रोथ भी उससे ठीक होगा, रीजनरेशन भी ठीक होगा। ये मुझे खुद को समझना होगा, लोगों से मिलजुल बढ़ाकर उनको भी समझाना होगा। ठाकुर जी की एक वाणी है, बर्णो भांगले सर्वनाश ध्वंसो राष्ट्रो जाति दास। तो जब हम अपने जन्मजात धर्म को ठीक से समझेंगे, मैं नारी हूँ, मेरी शुद्धता से जाति की, समाज की, राष्ट्र की और विश्व की शुद्धता है ये समझूंगी, और मुझ पर डिपेंड होकर एक प्योर सोल को दुनिया में लाने का प्रयास करूंगी, तभी ये समाज सुगठित होगा और सारे द्वंद्व समाप्त होंगे। इसी बात को बोल के मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करती हूँ। कुछ भूल त्रुटि हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर रूप से श्रद्धेय मंजूषा रॉय माँ विषय वस्तु का आलोचना की है। वर्णों व्यवस्था खत्म कर देने से घूम फिर के उसी में ही फिर से आना पड़ेगा, यही बात माँ ने बताया है। और स्वधर्म को पालन करना होगा, तभी द्वंद्व समाप्त होगा। और नेचर में भी हम देखते हैं सभी जगह में सभी जीव जंतु पेड़ पौधा सभी में वर्ग व्यवस्था ही है। और बाद में माने शंभू का इतिहास बताया है, बहुत अच्छा लगा माँ। अल्प समय में 5 मिनट के अंदर बहुत सारे चीज बता दिए, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आलोचना करने के लिए सदैव श्री श्यामा प्रसाद गुप्ता दा, जो कि छत्तीसगढ़ से है, दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करे। दादा आप 7:04 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा। जय वंदे गुरु। पुरुषोत्तम जी। बहुत ही सुंदर आज का ये आलोचना प्रसंग की बाड़ी। प्रत्येक दिन की भांति हमारे दादा जो है पाठ भी करते हैं, समझाते भी हैं, और वहां का सुंदर विश्लेषण हुआ है। परमपिता जो पुरुषोत्तम है, और ये जो ठाकुर जी का ये जो आलोचना प्रसंग है, विभिन्न भक्तों के बीच में प्रश्न होते रहते थे और ठाकुर जी जो है उसका आंसर देते रहते थे। तो ये जो है दूरदर्शिता का एक परिणाम है। परमपिता को पा करके हम लोग समझ पा रहे हैं कि 1946 की ये वाणी ठाकुर जी का
आज ऐसा महसूस हो रहा है कि कितनी इस वाणी की आवश्यकता है वर्ग पर। नरेश बाबू का जो प्रश्न है कि बहुतों का विचार है कि यदि समाज को वर्गहीन बना दिया जाए तो अनेक द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। माँ भी बहुत सुंदर रूप से इसका विश्लेषण भी किए हैं। तो ऐसा एक सोच मतलब आता है कि अगर समाज को यदि वर्गहीन बना दिया जाए, किसी प्रकार का वर्ग श्रेणी में न बांटा जाए तो ये द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी क्या बोलते हैं, वर्गों को समाप्त कर देने पर वे घूम फिर कर फिर से आ जाते हैं। मतलब बिना वर्ग का ये दुनिया लगता है कि चल नहीं पाएगा। इसीलिए परमपिता जो है एक शब्दों में अनेक शब्दों का एक शब्दों में आंसर दे देते हैं कि अगर वर्गों को समाप्त कर देने पर वे घूम फिर कर फिर से आ जाते हैं। बिना वर्ग का लगता है ये दुनिया नहीं चल पाएगा। इसीलिए विभिन्न वर्गों में जो है दुनिया में मनुष्य को विभाजित किया गया है और जिस प्रकार का कार्य जिसका जिनका दायित्व था उसी प्रकार वर्ग का श्रेणी विभाजन हुआ है। और यदि सब कुछ एक साथ कर दिया जाए तो कोई भी टिक नहीं पाएगा। विविधता के बिना विकास नहीं होता है। मतलब एक दूसरे के ऊपर सभी लोग डिपेंड हैं। अगर कोई छोटा है तो बड़े की आवश्यकता है। ठाकुर जी बोले कि छोटा को बड़ा बना दिया जाए, बड़ा को और बड़ा बना दिया जाए। तो किसी को नीचे गिराने की यहाँ पर बात नहीं है, सोच का अंतर है। लेकिन परमपिता तो अंतर्यामी है, वो दूरदर्शिता है, वो हर चीज को जानते हैं कि यदि सब कुछ एक साथ कर दिया जाए तो कोई भी टिक नहीं पाएगा। मतलब ये दुनिया का जो संरचना है वो ठीक तरीके से नहीं चल पाएगा। इसीलिए परमपिता इसको यहाँ पर बताए हैं कि विविधता के बिना विकसित नहीं होता है। मतलब विभिन्नता भी जरूरी है दुनिया में। अगर विभिन्नता भी नहीं होगा तो विकास भी नहीं हो सकता है। व्यक्ति विशेष की विशेषताओं के अनुसार परस्पर आदान प्रदान, सहयोग और संघर्ष होने के कारण ही जीवन, चेतना और विकास की धारा बनी रहती है। मतलब अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की जो विशेषता है, वर्गों में भी हम देखते हैं। अगर जिस वर्ग का जो भी मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर ना वो हेरिडिटी, वंशानुक्रमिकता उसका जो आया है और उसी प्रकार का उसका मन भी चलता है। इसीलिए ठाकुर जी बताते थे कि किसी को शिक्षा देने से पहले उसको जानना जरूरी है कि आखिर में वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। जबरदस्ती कभी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर परमपिता देखिए कितना सुंदर रूप से बताया कि सहयोग और संघर्ष होने के कारण ही जीवन, चेतना और विकास की धारा बनी रहती है। अन्यथा जीवन के पोषण और परिपूर्ति और प्रतिस्पर्धात्मक प्रयासों के अभाव में मनुष्य जड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होने से क्या होगा कि जड़ हो जाएगा और किसी भी प्रकार का जो है कार्य मनुष्य नहीं कर पाएगा। दुनिया में अनेक प्रकार की लहरें आती जाती रहती है पर मनुष्य का शाश्वत स्वभाव नहीं बदलता। देखिए परमपिता कितना सुंदर रूप से बता रहे हैं कि जो भी जिस प्रकार के जो मनुष्य है, तो चाहे दुनिया में जितने भी लहरें आए, जितने भी उतार चढ़ाव है, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो नहीं बदलता है। कहीं ना कहीं जा करके वो दिख पड़ता है, सामने आ जाता है। क्योंकि मनुष्य अपनी परिपूर्ति चाहता है, इसलिए वह शाश्वत सत्यों से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। कहा गया है ना कि मतलब सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। तो जो जिस प्रकार का भी व्यक्ति, जिस वर्ग का जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वो जो है सामने आ ही जाता है। चाहे हमारा सच्चाई को हम लोग जितना भी छुपाने का प्रयास करें दादा माँ, लेकिन देखेंगे मेरे अंदर की जो सत्यता है, जो मेरा हेरिडिटी, जो मेरा वर्ग है, उसका विचार, उसका भाव जो है ना मनुष्य के अंदर कभी न कभी जो है वो आ ही जाता है। और मनुष्य अपनी परिपूर्ति चाहता है, इसलिए वह शाश्वत सत्यों से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। मतलब अपना जो उसका गुण है वो आना ही आना है, चाहे जितना भी हम लोग छुपाए वो छुप नहीं सकता है। और आगे है कि ठाकुर जी बोलते हैं कि रूस ने कभी धर्म को निष्कासित कर दिया था। देखिए ये जो रूस की बात ठाकुर जी बोले कि देखिए कैसे परमपिता को सब चीज पता है, लेकिन बाद में चर्च को फिर स्वीकार करना पड़ा। मतलब धर्म के बिना जो है जीवन नहीं चल सकता है। तो ऐसा हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने जो है चर्च को स्वीकार किया।
और ठाकुर जी बताते हैं स्त्री और पुरुष समान है, किंतु अब सुना है कि को एजुकेशन शिक्षा को भी समाप्त कर रहे हैं और लड़कियों को गृह कार्य में दक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये जो शिक्षा की बातें ठाकुर जी जो बताते हैं, हमेशा देखा जाए समाज में परमपिता का जो सोच है कि शिक्षा की व्यवस्था अलग अलग होना चाहिए। मतलब लड़की का अलग स्कूल, लड़के का अलग स्कूल, और मिलना जुलना यदि कम हो तो जो अभी माँ बोले ना कि अच्छा एक सुसंतान का जन्म कैसे हो सकता है, तो वो जाति माँ की शुद्धता पर ही जाति की शुद्धता निर्भर करती है। और ये परम पिता की कितनी बड़ी चाह है, इस पर भी कार्य जो है सब कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि गलानी को दूर कीजिए, दोषों को हटाइए, जब सीधा मार्ग उपलब्ध है तो व्यर्थ कष्ट उठाने से क्या लाभ। घूम फिर कर लोग अंततः उसी सत्य के पास लौटते हैं। इसीलिए परमपिता जो भी हम लोगों को दिए हैं, या जो ठाकुर जी बताना चाह रहे हैं कि जो मन का जो द्वंद है, जो ग्लानि है, जो दुविधा है, उसको हटा करके इष्ट के बातों को हम लोग को प्राथमिकता दे करके चलना है जीवन में। यजन याजन इष्ट वृत्ति स्वसनि सदाचार का और परम पिता की विधि को हम लोग जितना सुंदर रूप से पालन करेंगे, उतना ही मेरा जीवन सुंदर होगा, समाज का भी जीवन सुंदर होगा। सभी के मंगल में जीवन की कामना मैं ठाकुर जी के चरणों में करता हूँ। श्रद्धेय दादा, जय गुरु दादा, जो मैं समझ पाया, जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर रूप से दादा ने आलोचना की है। श्यामा प्रसाद दा लाइन बाय लाइन सब पॉइंट्स को विश्लेषण किया है, और यही हमारा वैशिष्ट्य है इस आलोचना प्रसंगों का कि हम लाइन बाय लाइन जाते हैं और ठाकुर जी एग्जैक्टली क्या बोले हैं उसको विश्लेषण करते हैं। और यही ठाकुर दादा ने बहुत सुंदर अच्छी तरह से निभाया। बहुत अच्छा लगा दादा ने जो बोले हैं कि बिना वर्गों के दुनिया चल नहीं पाएगा, समाज विध्वस्त हो जाएगा। विविधता का बिना किसी का विकास नहीं हो सकता। विविधता बहुत जरूरी है, तभी तो समाज आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर आलोचना। जय गुरु दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री वैकुंठ बिहारी दा, जो कि ठाकुर जी की सह प्रतिनिधि मुंबई से, दादा को अनुरोध करूंगा 15 मिनट आलोचना करे। दादा आप 7:18 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु। जय गुरु वैकुंठ दा। जय गुरु। माफी चाहता हूँ, टेक्निकल जय- इशू था। ठीक है, कोई बात नहीं दादा, आलोचना कीजिए। हाँ, तो ऑडिएबल मेरा। हाँ, ऑडिएबल है, ऑडिएबल है, ऑडिएबल है, बोलिए। जय गुरु सभी को। इष्ट प्रेमी भाइयों, भक्तिमती माए, और इधर अगर बड़ी नरेती मंडली ज्वाइन की होंगी तो उनको मेरा सम्मान्य आदरणीय जय गुरु, और सभी को जय गुरु। इसके पहले मंजूषा माँ ने और इसके बाद गुप्ता दा ने अति सुंदर भाव से, बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंग का ये विषय वस्तु को हम लोग के सामने उपस्थित किया है। तो ठाकुर नरेश बाबू का जो आज का जो आलोचना प्रसंग है, उसमें नरेश बाबू ने ठाकुर जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि बहुतों का विचार है यदि समाज को वर्गहीन बना दिया जाए तो अनेक द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। ये जो प्रश्न है, मतलब उस समय तो प्रश्न, ये तो उस समय का प्रश्न तो था ही। आज देखेंगे, और अब लोग हम लोग आज भी देखेंगे, ये प्रश्न उतना ही प्रासंगिक है समय समय पे। ये मतलब ऐसा समाज आज भी उतना इसके प्रासंगिक रखता है। आज भी संसार में अनेक विचारधारा के बीच में लड़ाई होते रहते हैं, मानते रहते हैं ये सबको एक जैसा बना देना चाहिए, कास्ट सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, और ये जो उच्च नीच मतलब कुछ नहीं रखना चाहिए, ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, ऐसा मतलब अ, बहुत सारे जो है चलते रहता है समाज में। लेकिन ये जो समस्या जो है, जो ये जो वर्गों को ठाकुर जी का ये आंसर जो है, इनका कहना है कि वर्गों को मतलब अस्तित्व मिटा देने से नहीं चलता होगा। मनुष्य का इसमें दोष में है कि क्या रहता है, मनुष्य अपने भीतर जो लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, और ये स्वार्थ जब तक रहेगा तभी किसी भी व्यवस्था में वो मनुष्य क्या करता है कि और एक नया वर्ग बना लेगा। तो इसमें ये वर्गों को खत्म करने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि वर्गों को समाप्त कर देने पर भी
घूम फिर कर फिर से आ जाता है। तो जैसे कि इसका अर्थ नहीं है कि ठाकुर जी ऊंच नीच का ये समर्थन कर रहे हैं, मतलब ठाकुर जी जो है ऊंच नीच का समर्थन कभी भी नहीं करते हैं। और ये उनका ये है कि जिम्मेदारियां जो है, योग्यता है, ये कार्य जो है अलग अलग रहता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज समाज में देखिए कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई सुरक्षा कर्मी है। सो अपने अपना जो है कोई सफाई सफाई कर्मचारी है। सभी अपना सभी ये समाज में मैं कोई इस अपना जो है समाज व्यवस्था का बात में जो जाति बनने के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, इस इन इन जनरल के बात बता रहा हूँ। ये जो इस समाज में सभी के उसका सभी का मतलब उपयोग रहता है। यदि ये विभाग जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो अपने जो समाज का जो प्रकृत विकास कभी भी नहीं होगा। इसके लिए समाज में भिन्न भिन्न जो भूमिका है समाप्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका जो है उसको कैसा सुचारू रूप से मैनेज किया जा सकता है ऐसा बनाना चाहिए। दूसरा चीज है, यदि सब कुछ एक सा कर दिया जाए तो कोई भी टिक नहीं पाएगा। ठाकुर जी बोलते हैं सब कुछ सभी समान कर दिया जाएगा तो विविधता के बासी विकास ही रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये मुंबई शहर है। मुंबई शहर है, देखिए अगर ये मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन है इतना डेवलप क्यों हुआ है, इसमें विविधता है। कोई मतलब देखिए मतलब ये है कि गुजरात से व्यापारी उद्योगपति, गुजरात राजस्थान से व्यापारी उद्योगपति आते हैं। साथ में महाराष्ट्र का प्लेटफॉर्म है। हाँ, उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत सारे लोग काम करने आते हैं, उड़ीसा से, बंगाल से, कहीं कहीं बंगाल से कहीं कलाकार आते हैं, या फिर अपना साउथ से बहुत सारे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, ऐसा ही मतलब सारा दुनिया से सारा भारतवर्ष से लोग विभिन्न विभिन्न अपना वैशिष्ट्य के हिसाब से लोग जो है वो जो है आते हैं। इसमें अपना टेक्नोलॉजी शेयर करता है। कोई टैक्सी चालक है, कोई मतलब ये अधिकारी है, कोई ये विभिन्न भाषा है, विभिन्न संस्कृति है। वो ये विभिन्न संस्कृति समाहित होकर ये विविधता जो है मुंबई को शक्तिशाली बना देती है। और यही सब का कार्य इसमें क्या, यदि एक व्यक्ति सभी का कार्य करेगा तो इसमें क्या होगा, या मुंबई क्या चल पाएगा, क्या नहीं चल पाएगा ना। तो इसके लिए ठाकुर जी ये इसका जो संदेश है, विविधता के विकास का आधार विभाजन नहीं है। हम क्या करते हैं समाज में, कुछ लोग राजनीति का मतलब फायदा उठाने के लिए वो समाज में विविधता स्वीकार नहीं करते हैं। वो मतलब उसका जो बोलते हैं ना कि मेट्रोपॉलिटन जो कल्चर है उसको स्वीकार नहीं करते। इसमें क्या करता है, समाज में विभाजन पैदा करता है। विभाजन पैदा करके अपना जो है अपना रोटियां सेकते हैं। लेकिन ठाकुर जी ये बताए कि समाज में विविधता रहना बहुत जरूरी है। तीसरा बिंदु है कि व्यक्ति विशेष की विशेषताओं अनुसार परस्पर आदान प्रदान, सहयोग और संघर्ष होने का कारण जीवन चेतना विकास की धारा बनी रहती है। इसका ये मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि वैशिष्ट्य जो अपना प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक वैशिष्ट्य है और विशेष है, विशेष गुण है, विशेषता है। और अपना वैशिष्ट्य जो है, वैशिष्ट्य के अंदर मनुष्य बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, तो एक जो है चाणक्य जो है स्वयं राजा नहीं बने। चाणक्य स्वयं राजा नहीं बने, उन्होंने अपने बुद्धि, नीति और दूरदर्शिता का चंद्रगुप्त को निर्माण किया। हाँ, तो एक ने क्या मार्गदर्शन किया और एक ने शासन किया। मतलब दूसरे ने उनका मतलब एग्जीक्यूशन किया। एक ने बुद्धि विवेक सब गुण सब कुछ दिया और दूसरे ने इसको एग्जीक्यूशन किया। यदि चाणक्य कहते हैं कि मैं ही सब कुछ करूंगा, मतलब अगर चाणक्य जो कहेंगे मैं सब कुछ कर लूंगा, और तो मतलब तो इसमें क्या इतना बड़ा जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य बना, ये बन पाता नहीं बन पाता। तो चंद्रगुप्त गुरु की बात मानते हैं और ये जैसे जो चाणक्य ने बताया, उन्होंने जिस रास्ता ने बताया उन्होंने उनका बात मानकर ये जो चंद्रगुप्त जो है उनका जो मौर्य साम्राज्य निर्माण किया। ठाकुर जी का ये संदेश हमारा ये कहना है कि जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, समाज में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, तभी समाज जो है आगे बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि चौथा पॉइंट है अन्यथा जीवन के पोषण, परिपूर्ति और प्रतिस्पर्धात्मक प्रयासों के अभाव में मनुष्य जड़ हो जाएगा। देखिए ये जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे मैं देता हूँ कि अपना शरीर क्यों देखे, आंख अपना काम करता है, कान अपना काम कर सुनता है, हाँ, हृदय जो है वो उनका काम करता है, जो दिमाग जो है
वो उनका काम करता है ना। तो सभी के जो अंग प्रत्यंग है वो सब अपना 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 काम करते हैं। और जैसा बोलते हैं कि नहीं, हम जो बोलेंगे नहीं खाली हृदय को रख दिया जाए, कि या खाली शरीर का जो है खाली मुंह को रख दिया, मुंह बहुत सुंदर है खाली मुंह को रख देते हैं, तो क्या पैर के बिना क्या शरीर चल पाएगा? या स्टोमक के बिना या शरीर को अन्न पोषण कहाँ से मिलेगा? ऐसा ही ये जो ऐसा ही है, यदि शरीर जो है विविधता से एक समन्वय शरीर है, तो हमने एक पर्टिकुलर एक को श्रेय दे की दूसरे को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तीसरा चीज है कि पांचवा पॉइंट है कि दुनिया में अनेक प्रकार की लहरें आती आती जाती रहती है, और पर मनुष्य जो शाश्वत स्वभाव नहीं बदलता। तो आदमी देखिए क्या, आदमी मनुष्य प्रेम चाहता है, कितना भी लहरें हैं, कितना ही कोई भी लहरा है, प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, इज्जत चाहता है, सुरक्षा चाहता है, परिवार चाहता है, सत्य चाहता है, शांति चाहता है, और आध्यात्मिक ये सब कुछ चाहता है। कितना भी लहरें आने दो, भले कितना भी लड़ाई हो, कितना भी मुगल आए, अंग्रेज आए, और क्या बोलते हैं हन आए, सुकून आए, क्या 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 भारत के अंदर कितना क्या ये हुआ है, लेकिन ये जो है, ये भारत जो है आध्यात्मिक शांति का देश है। वो हमेशा शांति प्रिय है, दूसरे का वो कभी अटैक नहीं करता है, लेकिन अपना रक्षा भी करना जानती है। जो ठाकुर जी जो है संदेश, जो व्यवस्था बदल सकती है, लेकिन मनुष्य का जो शाश्वत स्वभाव जो है, मनुष्य का स्वभाव कभी नहीं बदलता है। इसीलिए समाज की व्यवस्था बनाने के लिए मनुष्य का स्वभाव जो है समझना बहुत जरूरी है, मनुष्य क्या चाहता है। छठा पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति अपना परिपूर्ति चाहता है, इसीलिए वो शाश्वत सत्य को अधिक समय तक दूर नहीं रख सकता। तो इसमें मैं एक समर्थ गुरु रामदास स्वामी और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, हर मनुष्य जीवन में सुख चाहता है, धन मिलने के बाद भी शांति खोजता है, पद मिलने के बाद भी प्रेम खोजता है, और यश मिलने के बाद भी संतोष खोजता है। और इसीलिए संसार में जो मनुष्य जो है महापुरुष, अंततः सत्य, धर्म और ईश्वर की जो एक जो है उस पथ में चलना चाहिए। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है समर्थ गुरु स्वामी रामदास के मार्गदर्शन पे उन्होंने छत्रपति एक विराट साम्राज्य कि एक स्वराज्य बनाए हैं। लेकिन उन्होंने कभी अपने अंदर ये जो है मैंने कुछ सब कुछ किया और मैं ये वो अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपना जो मुकुट है छत्रपति समर्थ गुरु रामदास चरण में रख के शासन करते थे। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी महाराज केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि धर्म, चरित्र, सेवा और प्रजा के प्रति उदार दायित्व जो बोलते हैं ना, कि जो बोलते हैं कि उदारशील और एक भावना, इसको एक कहते हैं कि संवेदनशील, प्रजा के प्रति हमेशा संवेदनशील रहना भी बहुत जरूरी है। और उसके दुख दर्द को समझना भी बहुत जरूरी रहता है। तो वो सब जो चीज है वो उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर वो भी था। ये मैं इसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए ठाकुर जी छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत पसंद करते थे। तो ये जो है हमने ये भी जो भी हम जो भी ठाकुर जी को लेके चलते हैं, हमारे जीवन में भी हम ठाकुर जी को जो भावधारा जो है हम किस तरह से कैसा उतारेंगे, वो भी एक प्रासंगिक रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये जो आध्यात्मिक जो उदाहरण जो सारे के समय प्रेरणा देती है, शक्ति देती है कि समाज से हम क्या सीखे, इतिहास से हम क्या सीखे, चंद्रगुप्त चाणक्य स्टोरी से हम क्या सीखे, छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ गुरु रामदास स्वामी उनके इसे हमने क्या सीखे, इसमें हमारा जो है आगे जो इसलिए कि हम आगे कैसे चल सके, इससे भी एक उदाहरण है। तो सुना है रूस, जैसे कि रूस में जो है कि धर्म जो है, धर्म कभी खत्म नहीं होता है ना। और एक व्यक्ति वैसा या एक राष्ट्र जो है, ठाकुर जी ये जो है रूस का एग्जाम्पल कोई देश के बारे में नहीं कहा कि ठाकुर जी का ये मुख्य संदेश जो है कोई देश को मतलब रूस के या कोई देश को आलोचना करना नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा केवल बाहरी नियमों में मनुष्य का जो आध्यात्मिक आवश्यकता है उसका कभी समाप्त नहीं होती है। मनुष्य के भीतर श्रद्धा, आस्था और जीवन के अर्थ जो है वो खोज जो है बनी रहनी चाहिए। इसीलिए इतिहास में अनेक बार क्या देखा जाता है कि जिन समाज में धर्म या आध्यात्मिक को पूरी तरह से हटाने के प्रयास किया, वो कभी हटा नहीं सका। हाँ, इवन हमारे भी इतिहास में जो बोलते ना पुराण में भी बहुत सारा जो सत्य धर्म को खत्म करने के लिए बहुत सारे राक्षस ने प्रयास किया है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, बहुत बहुत एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल के ऊपर हम नहीं जाएंगे। और ये जो है कि सबको एक कर देना कि स्त्री पुरुष जो है सबको एक करना है, ऐसा कैसे हो सकता है? पुरुष जो है अपना वैशिष्ट हिसाब से पुरुष है, नारी जो है अपना वैशिष्ट को लेके नारी है,
और वो मतलब एक आप इसको खत्म कभी नहीं कर सकते। जैसे कि क्या बोलते हैं कि दोनों का जो भूमिका है, दोनों का भूमिका अलग है। क्या पुरुष कभी संतान जन्म दे सकता है? नहीं, तो वो है ना। तो ऐसा ही पुरुष का वैशिष्ट ही पुरुष का पुरुषत्व को विकास करना है। नारी का वैशिष्ट जो नारित्व को लेकर आगे चलना है। तो ये जो है कभी मतलब समान कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अपना मतलब क्या बोलते हैं कि समाज परिवार चलाने के लिए कुछ आर्थिक जो मतलब उपार्जन क्षम, उसके लिए कोई डिफेंस में ज्वाइन करता है, कि कोई नौकरी करता है, कोई नौकरी करती है। हाँ, ये सब अपना जो परिवार को पोषण करने के लिए जहाँ और स्वामी असमर्थ रहता है, जो भी ऐसा कर लेते हैं। लेकिन कभी ये जो है दोनों दोनों का प्रकृति, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी जो है कोई बार अलग हो सकती है, होता है। इसके लिए उसको हम समान नहीं कर सकते। एक सफल परिवार जो है वो दोनों का एक दूसरे को पूरक बनना चाहिए। बहुत एक दूसरे को, जो बोलते हैं ठाकुर जी जैसे माँ को अप्रिशिएट करते थे, वैसे बड़ी माँ को हमेशा अप्रिशिएट करते थे। बड़ी माँ जो ठाकुर जी को लेके चलते थे, और ठाकुर जी का वो बोलते थे ठाकुर जी का मन ही मेरा मन है। तो इसके लिए जब एक प्रश्न में पूछा गया, आपको ठाकुर जी पूछा कि बड़ी बहू, आपके साथ मेरा कभी मनोमालिन्य हुआ है? तो ठाकुर बड़ी माँ बोलते थे, ठाकुर जी आपका मन ही तो मेरा मन है, तो मेरा तो कोई अलग मन है ही नहीं, तो मनोमालिन्य कैसा हो सकता है? तो ये है, जब एक दूसरे को परिपूरक करेंगे, परिपूरक बनेंगे, तो ही ये होगा कि ना कि एक दूसरे को हमेशा डिफरेंस पैदा करिए, स्त्री पुरुष, या जो है मैं श्रेष्ठ हूँ, पुरुष बोलेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, नारी बोलेगी मैंने जब जो सृष्टि का जो है ये जो है समाज मैंने सृष्टि करता हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसा नहीं चलता, एक दूसरे को परिपूरक करना चाहिए। तीसरा है कि अभी 1-2 मिनट बचा है। और ग्लानि, हाँ, समाज में ग्लानि की दूर करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। जैसे कि श्री श्री बरदा बोले कि सपोज एक शरीर में कहाँ एक जगह पे ट्यूमर हुआ है ना। तो हाथ हाथ में कोई जगह पे होगा होगा या शरीर में कहीं भी जगह पे हो, वो ट्यूमर को हम उसको निकाल देंगे या शरीर को पूरा काट के फेंक देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए ये जो है, मान लो एक दीवार है, दीवार में कहीं दरार हुआ है, तो दरार को हम मरम्मत करेंगे ना, मतलब दीवार को तोड़ देंगे? ऐसा नहीं करते। तो इसके लिए जो है, इसीलिए कहते हैं कि समाज में सपोज कोई विभ्रांति पैदा हुआ है कि इधर कुछ ये व्यवस्था खराब हुआ है, तो व्यवस्था में जो दोष है वो ये है, उसको हम ये करेंगे। ना कि पूरा समाज में ये है, ब्राह्मण समाज ऐसा है, बस क्षत्रिय समाज ऐसा करता है, ना वैश्य समाज शूद्र समाज ऐसा करता है, ऐसा नहीं। उसमें क्या करना चाहिए, उसमें जो दोष है, गुण है, उसको यदि दोष है, उस दोष को हम निराकरण करके उसका हमें समाधान खोजना चाहिए। ना कि पूरा जैसे सॉरी ना कि पूरा समाज को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि विनाश की तरफ जाता है, समाज में सुधार नहीं होता है। दूसरा है समूह की बात, जो कह रहे हैं कि वो तो मौजूद सामान्य समूह के बारे में बहुत सुंदर भाव से आलोचना किया है, तो उस समूह के बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन इसमें है कि जो वर्णाश्रम जो है उसको खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी का वैशिष्ट्य अलग रहता है और गुण अलग रहता है, और इसमें हर एक मनुष्य का व्यक्ति विशेष का वैशिष्ट्य अलग रहता है। इस वजह है कि उसमें बहुत सुंदर भाव से मनुष्य सामान ने आलोचना किया है, उसका मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और हर समाज में अनेक प्रकार का जो प्रयोग जो है, वैसा ही विभिन्न समय तो विभिन्न प्रयोग होते रहता है, चेंज होते रहता है समाज में, इतिहास में, समाज में। हाँ, कुछ सफल हुए, कुछ असफल भी होता है ना। और इसमें, और ये तो आज का जो 12 पॉइंट है, बहुत ये है, जितना शॉर्टकट में हो सकता है इतना मैं बोलना कोशिश करता हूँ। और वो इसके लिए थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ स्पीड में। हो सकता है मेरा तो मैं भाषा में थोड़ा इतना पकड़ नहीं है, मैं तो उड़िया हूँ, और हिंदी में मेरा इतना पकड़ नहीं है, तो इसके लिए बहुत बहुत दिक्कत होता है मुझे बोलने में। और किए एक नए प्रयोग में आवश्यकता क्या है? यदि केवल दोष देकर पूरी संरचना ही बदल दिया जाए, तो जो मूल्यवान था वो फिर भी लौट कर भी मिलेगा या नहीं, कौन जानता है। तो ये देखिए, इसमें भी ठाकुर ने कितना सुंदर भाव से बोला है कि ठाकुर जी जो है परिवर्तन के विरोध में नहीं रहते हैं कभी भी। देखो, ठाकुर जी हमेशा टेक्नोलॉजी का, और आपने देखे ठाकुर जी देखिए, आचार्य देव देखिए, पूज्य पाद अविंदा देखिए, हाँ, ऐसे हमेशा समाज के इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्यवस्था को बदलते रहते, विभिन्न प्रकार नया नया टेक्नोलॉजी लाते रहते। देखिए आज हम इष्टवती जो भेजते उसका व्यवस्था क्या पहले ऐसा था? हाँ, जैसे कि हमने अकोमोडेशन का बुकिंग करते हैं, कैसा सब कुछ सुविधा हो जाएगा इसमें। तो ठाकुर जी जो है, जिसमें क्या है कि वो
परिवर्तन का विरोधी नहीं है, या ठाकुर जी हो या आचार्य देव, परिवर्तन का विरोध नहीं। तो परिवर्तन के माध्यम से हमारे समाज को हम कैसा बेहतर बना सकते हैं और समाज को कैसा हम बेहतर समाज सेवा दे सकते हैं, वो ठाकुर जी चाहते हैं। इसी में जहां भी हम देखते हैं ना कि सभी में सुंदरता देखना चाहिए, जो किसी सबसे सभी में अच्छा होना चाहिए ना, विद्वेष पैदा नहीं होना चाहिए, हर चीज में वो देखना चाहिए। इसके लिए जो बोलते हैं ना कि ठाकुर जी का जो अगर मैं सारांश से उसके बताऊं तो थोड़ा अगर कहाँ से निकल के आया तुम, कहाँ गया तेरा? छत पे वॉकिंग कर रहा था। विजय जय गुरु। विजय दा, आपका माइक खुला है। देखिए इसमें क्या है कि ठाकुर जी का ये जो आलोचना प्रसंग है, सारांश में जो है मैं थोड़ा सा ये किया कि ये ठाकुर जी क्या चाहते हैं कि समाज को तोड़ना नहीं चाहते। ठाकुर जी क्या समाज को सिखाना क्या चाहते हैं, समाज में जो है व्यवस्था जो है दोष को दूर करना चाहिए, ना समाज को तोड़ना चाहिए। और विविधता को मिटाना नहीं चाहिए, विविधता का समन्वय बना के इसको डेवलप करना चाहिए, विकास करना चाहिए। जबकि प्रति व्यक्ति जो है अपना स्वाभाविक गुणों के अनुसार कार्य करता है और सब एक दूसरे के पूरक बनना चाहिए। जब पूरक बनेंगे एक दूसरे को, ना एक दूसरे को मतलब दोष दुर्बलता नहीं देखकर एक दूसरे को हम जब पूरक बनेंगे तभी समाज में उन्नति होगा, समाज सुख शांति आनंद में रहेगा। तभी व्यक्ति समाज और राष्ट्र, ठाकुर जी बोलते हैं ना, व्यक्ति दंपति गृह और समाज, तभी जब एक सुंदर समाज हो पाएगा, जब हम समाज में एक समन्वय लेके चलेंगे। ठीक है, आइए इसके लिए मैं मेरा वक्तव्य इतना रखता हूँ। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर था और मैं ठीक से भाव से समझा नहीं पाया, तो जितना कोशिश किया समझाने के लिए समझाया, और कुछ दोष त्रुटि रहेगा तो क्षमा करिएगा। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत अच्छा से समझाया, कोई डाउट ही नहीं है। आपने बहुत शुद्ध हर पॉइंट को आपने विश्लेषण किया एक उदाहरण देके, ये सबसे अच्छा लगा मेरे को। एक जो उदाहरण दिया मुंबई शहर का, कि कितना विविधता है और उसीलिए तो मुंबई शहर का इतना उन्नति हुआ है। विभिन्न राज्यों के सब हर जगह से लोग आए हैं, देश का सब जगह से लोग आए हैं विभिन्न वैशिष्ट्य लेके, और मुंबई का उन्नति हुआ है। बहुत अच्छा। और बहुत सारे दादा ने बात बोले हैं, मनुष्य का शाश्वत स्वभाव बदलता नहीं है, सत्य सुंदर धर्मों का पास वापस आ जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका गुरु स्वामी रामदास का बारे में भी दादा ने उदाहरण दिए हैं। और लास्ट में जो बोले हैं, परिवर्तन ही विकास, परिवर्तन से ही विकास होते हैं, परिवर्तन बहुत जरूरी है। हमारा आचार्य देव और ठाकुर जी भी परिवर्तन का कोई विरोधी नहीं थे। बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धेय श्री वैकुंठ बिहारी दा। अभी मैं आलोचना को समराइज करने के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, आलोचना को समराइज करे दादा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी दादा माँ लोग को और बच्चे लोग को मेरा आंतरिक विराव जय गुरु। आज का सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल देव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो एक दिन पहले ऑडियो मैसेज इसका ट्रांसलेशन भेजते हैं, फिर इसको पढ़ के हमको सुनाते हैं और इसको रिकॉर्डिंग का मनोरंजन करके सबको, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनको उनका एक प्रयास है बाद में लोग सुन पाए, तो उन दोनों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। और अभी इस आगे हमारा 29 नवंबर में महाराष्ट्र उत्सव एंड पुणे श्री मंदिर का उद्बोधन, ये उत्सव है, तो 2 दिन का है, 28 29। तो मेरा सभी को वही अनुरोध रहेगा, जैसे दीवा से अशोक कुमार सिंगदा 8 लोग का अकोमोडेशन करके भेजे हैं, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका ये और गोवा, ये जो पास में जो राज्य है, तो वहां से ऐसा हर उपजना केंद्र से 1 2 4 लोग आए, जो आचार्य देव की इच्छा है, परम पूज्यपाद आचार्य देव इच्छा किए हैं जो ये उत्सव भव्य हो, तो हमारा वो प्रयास होना चाहिए। मेरे से पहले आज का जो आलोचना हो रहा था, मंजू शर्मा और गुप्ता दा एंड वैकुंठ दा, जो ठाकुर जी का सप्रति रीति का आलोचना किए, वैकुंठ दा पूरा लाइन बाय लाइन एक एक लाइन में आलोचना किए। यही हमारा आलोचना का वैशिष्ट्य इधर का है, जे हर लाइन में
अपना बोध के हिसाब से कुछ बोले। तो श्री श्री ठाकुर जी का जो आज का जो प्रश्न है नरेश बाबू पूछे हैं, जे बहुत लोग विचार वही है, जो हमारा जो बाधक है ये वर्गीकरण जो होता है, ये क्लासिफिकेशन से वर्णों से हो, बाकी हर जगह जाति से हो, हर जगह से वो लोग कुछ लोग सोचते हैं ये ऑब्स्टैकल्स है, सब समान हो जाएंगे तो ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये द्वंद्व कैसे समाप्त होगा, नरेश बाबू का प्रश्न है। जे बहुतों के विचार यदि समाज को वर्गहीन बना दिया जाए तो अनेक द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। ये सदियों से चलते आ रहा है और ऐसा एक समय था जहां पर सब कुछ इंटैक्ट था, शिक्षा से लेके वर्ण विभाग, कौलिक वैशिष्ट के हिसाब से शिक्षा, वैशिष्ट हिसाब से जीविका और वर्ण वर्णाश्रम को भित्ति करके विवाह और वर्णाश्रम भित्तिक संतान चर्या, जिसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो उसको शिक्षा दिया जाए, ये सब था। और वो समाज में उन्नति ही उन्नति था। धीरे धीरे उसको लोग माने नहीं, जिसके वजह से आज इस समाज में विभिन्न प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। श्री श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मनुष्य जो जीवन है उसमें दो पार्ट है, एक है पूरण, एक होता है पोषण, फुलफिल एंड नर्चर। तो जो स्वभावत पुरुष के पास फुलफिल सेंट्रिक होता है और नारी नर्चरिंग सेंटर होता है। पुरुष बाहर जाके बहुत सारा काम करके कुछ खाद्य द्रव्य लेके आएगा, नारी इसको बना के प्रस्तुत करके खाद्य को और उनका सास ससुर की भाई बहन और बच्चे को खिला के पोषण बा नर्चर देगा। ये जो बोध है पुरुष और नारी समान है, ठाकुर जी इसको पसंद नहीं करते थे, हो ही नहीं पाएंगे। अभी हम देखते हैं जे पुरुष जैसे करता है नारी उसे करने के लिए प्रयास कर रहा है और पुरुष नारी मुखी भी हो रहा है, नारी पुरुष मुखी भी हो रहा है। हम देखते हैं जे बाल में क्लिप लगा के बहुत सारा लोग लड़की जैसा घूम रहे हैं और लड़की लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में पुरुष लोग के साथ बैठ के खड़े होके बाहर कोई शर्म नहीं सिगरेट पीते हैं। कितना लोग जाएं देखें, उनका कोई ये नहीं होता है। क्यों हुआ ये मुखीनता? ये मुखीनता होता है जे ठाकुर जी जो पसंद नहीं करते थे को एजुकेशन। 1860 से लेकर 1888 तक, 1905 तक ये जो बड़ा मुहिम था कलकत्ता में, जे को एजुकेशन को विवेकानंद जी का जो प्रयास था, भगिनी निवेदिता इसको लीडिंग कर रहे थे। आप देखेंगे बहुत सारा गर्ल्स स्कूल और गर्ल कॉलेज कोलकाता में है। इसका मुख्य कारण है रामकृष्ण ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे। वो बोलते थे पुरुष जो होता है उसको बहिर्मुखी शिक्षा दिया जाए और नारी जो होता है वो अंतर्मुखी यूजेनिक्स और जन्म देने का प्रक्रिया उसके ऊपर रहता है। संतान कैसे रहेगा, वो पुरुष को कैसे प्रेरणा देगा, कैसे संरक्षण करेगा, वो बुद्धि उसको अलग अलग दिया जाए। नारी स्वभावतः कॉमन यह है और किसी को विवाह से पहले हस्बैंडली सोचना नहीं चाहिए और पुरुष विवाह से पहले किसी को पत्नी रूप से सोचना नहीं चाहिए। ये जो बाधा सृष्टि करता था, आजकल जो समाज में आप देखते हो अघटन होने के कारण क्यों है? वो एक ही शिक्षा में किए और शिक्षा तो दिया नहीं जाता है, तो उसका खुद को ऑलवेज इक्वल मानते हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आजकल हो गया जे आधा आधा नारी आधा और पुरुष आधा। और तो उनका जो बायोलॉजिकल थिंकिंग अभी उनका जो लोग सब लोग कॉर्पोरेट में है देखे होंगे,
ऐसे 6th मंथ 5th मंथ तक प्रेगनेंसी में वो लोग कर्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको कोई गाली कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैनेजर, तो बच्चा सब सुन रहा है और बच्चा दुखित होता है, संकुचित हो जा रहा है, और वो उसी के कारण उसका शरीर भी संकुचित हो रहा है, मन भी खराब हो रहा है, और इतना सेंसिटिव चीज है जिसके कारण वो शुरू से ही विकृत होकर जन्म ले रहा है। तो ठाकुर जी का जो प्रयास था, जो अलग अलग शिक्षा होना चाहिए, ये शिक्षा तो किसी को दिया नहीं जा रहा है। और उसमें भी देखा जाए संतान को एक क्रेचे में लेके छोड़ देना, तो जो शिक्षा का अभाव है, बिकॉज उसको इकट्ठा पढ़ाया गया, नारी को अलग नहीं पढ़ाया गया और पुरुष को अलग पढ़ाया नहीं गया। कुछ हमारा गुरु भाई सभापति ऋतिक, वो मिलके कुछ प्रयास किए थे उड़ीसा में, जे ठाकुर जी का ये जो धारा को एक 2 स्कूल बनाया जाए, 1-2 कॉलेज बनाया जाए, कुछ यूनिवर्सिटी बनाया जाए, जिसमें जैसे रमा देवी कॉलेज है, तो वहां पर बट वो जो एजुकेशन है तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ा जाता है, बट अनेकांश समय में देखा हूँ उनके अंदर एक अलग भाव सृष्टि होता है। और यही जो बातें श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं, जो दुनिया में अनेक प्रकार के लहर आ जाते हैं, वो लहर में हम लोग को योगदान नहीं करना चाहिए। हमको सातों तो नियम को फिक्स करके रखना चाहिए। मैं देखा हूँ जे मैं जब गोवा में 2 साल नौकरी किया, तो मेरा जितना सहयोगी मेरे साथ ज्वाइन किए थे, उनका खान पान, चाल चलन, व्यवहार और पोशाक परिधान 2 साल में ही चेंज हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं, जे परिवेश को तुम बदलो। हम टेक्नोलॉजी का अपन ये करते हैं, बट हमारा जो शाश्वत लॉ है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। हमारा पिता माता इष्ट आचार्य को क्या पसंद आता है, हम उसी हिसाब से चलना चाहिए, हम जो भी परिस्थिति में रहे। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे, और सुना हो रूस में कभी धर्म को निष्कासित किया गया था, लेकिन बाद में चर्च को फिर स्वीकार करना पड़ा। तो ये जो बातें श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये पुराना समय में जो साम्यवादी व कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स का बात ठाकुर जी बोल रहे हैं, और व्लादिमीर लेनिन का बात कर रहे हैं। लेनिन और मार्क्स का जो बात है, ये साम्यवाद, सब समान है, सारे अर्थ गवर्नमेंट के पास चला जाना चाहिए और सब इक्वल है। कोई उसी पीरियड में बहुत सारा मंदिर, चर्च और गिरजाघर सब कुछ जो भी था उसको बंद कर दिया गया। लोग आस्तिकवाद में विश्वास करने लगे, हम कर्म करेंगे खाएंगे और हमारा कुछ नहीं। धीरे धीरे देखा गया उनका डाउनग्रेड शुरू हुआ, और फिर वो आज देखेंगे तो रशिया में मैक्सिमम चर्च वहीं पे है। अभी क्यों उनको अपनाना पड़ा? वो एक फिलोसफी में वो जो सोचे थे, श्री श्री ठाकुर जी लास्ट को एक बढ़िया सेंटेंस बोले, जी हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा समाज में अनेक प्रकार के एक्सपीरियंस प्रयोग हो चुका है। कौन किए है ना, हमारे ऋषि मुनि लोग। भारतवर्ष में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो वो एक्सपेरिमेंट जो है उसको लॉ के हिसाब से लिखे गए हैं, तो हमारा ऋषि को हमको बिलीव करना पड़ेगा। हम नहीं सोचेंगे जो सीएनआईडी में मृत्यु होता है, हम थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे, मृत्यु ही होगा। तो फिर जब जब तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा तो तुम करोगे कैसे? ऐसे बहुत सारा चीज है लाइफ में, जैसे प्रतिलोम विवाह, वो मृत्यु है, सीएनआईडी है। बट जब हम लोग बिलीव नहीं किए, हम करने के बाद मेरे पास बहुत सारा लोग फोन करते हैं, बात करते हैं, जो हमारा घर संसार ठीक चल नहीं रहा है। क्यों? जब समवयस्क में विवाह कर रहा है और अलग का ये कर रहा है, जहां पर तुम्हारा माँ बाबा को जो बहन करके तुमको प्रेरणा देके नहीं चल पाएगा, वो कम्युनिटी में तुम क्यों शादी करोगे? हमारा घर पे जैसे नियम एक है, नारी लोग साड़ी पहनते हैं, मेरा भाभी का ड्रेस नहीं है, मेरा माँ का ड्रेस नहीं है, वो साड़ी पहनते हैं। तो जब पुरुष क्या करेगा, जो पुत्र है कि पुत्री है, वो एक बार भी सोचेगा नहीं जे मैं जिसको शादी करूंगा, जे मेरा माँ बाप को तिरस्कार कर दे, जो ओल्ड डेटेड बोले,
तो वही यहीं पे तो प्रॉब्लम हो रहा है। जे हमारा ऋषि मुनि जो बोले हैं, जिसे बोल के गए हैं, और श्री ठाकुर जी जो नियम स्थापन करके गए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं। पूरा आलोचना प्रसंग इज एक्सपेरिमेंट थॉट्स, कोई भावुकता नहीं इसमें। जितना भी श्री ठाकुर जी बोले उनका जीवन में है, और मैं प्रयास करता हूँ जितना भी मैं बोलूं मेरा जीवन को लेके बोलूं, तो डिफर नहीं हो, तो एटलीस्ट ही उसमें क्या होगा, एक सामंजस्य आएगा, एक ये आएगा। श्री ठाकुर जी लास्ट को बोल रहे जे फिर नए प्रयोग की आवश्यकता की क्यों है। मेरे साथ एक बार धृतिमान था, एक यहाँ पर जो पालावा में आए थे, उनका भाई यहाँ पर रहते हैं नाभी मुंबई में। हम तीनों गए थे एक मॉल में, और मुझे बोले जे हमारा 3-4 दौरान हमारे देखे हैं, जे टाइट ऊपर वाला पैंट टाइट होता है, पूरा ढीला होता है। फिर एक जमाना आया ऊपर वाला ढीला है और लंबा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट आया। बट जब हम आचार्य को केंद्र करके चलते हैं, कि गुरु केंद्रित होकर चलते हैं, समाज में जितना भी वेराइटीज आए, बट हम पहले टेस्टेड क्या करते हैं, जे ये चीज हमारा गुरु को पसंद है कि नहीं। तो मैं इसी टाइप का ड्रेस कभी खरीदा नहीं। हमारा जीन्स में 3-4 होल होता है, हम डीपी वर्क में जाते हैं 3-4 होल वाला पहन के। क्या हम कभी सोचे हैं जे हम हमारा सामने श्री ठाकुर की आचार्य प्रकट हो जाए तो हम चेंज नहीं हो गए। मैं एक बार डीपी वर्क में कुछ गुरु भाई को लेके गया था, और जैसे उनका घर पे कॉलिंग बेल मार रहा हूँ, तो वो बाहर माँ और बेटी आए बाहर, तो दौड़ के भीतर अंदर चले गए। तो मैं पूछा क्यों माँ जा रहे हो अंदर, ना मुझे अच्छा ड्रेस नहीं पहना हूं। तो हम जब तो नहीं आते थे, तुम तो वही ड्रेस पहन के बाजार जा रहे थे, तो बाजार में तो कोई गुरु भाई मिलेगा नहीं ना। तो ये जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, जे अंधकार कुटी में धार्मिक बनना, ये जो बोल रहे हैं, जे ठाकुर जी बोल रहे हैं इधर, जे सब एक्सपेरिमेंट हुआ है, फिर तुम दोबारा एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हो। जो मुझे लोग मॉडर्न नहीं बोलेंगे, तो मेरा बेटी को, मेरा स्त्री को, मेरा परिवार को मैं मॉडर्न बना रहा हूं। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, यदि केवल दोष देखकर पूरी संरचना बदल दिए जाए, तो जो भी मूल्यवान था वो फिर कभी लौट के मिलेगा नहीं। जहां पर तुम जो था वो शाश्वत था, जिसमें बहुत अच्छा था, और उसको तुम नष्ट कर दिए। अभी हम कभी इंटरेस्ट नहीं जाने जे एक लड़की का फादर का क्या इंटरेस्ट है। शादी तो किए हैं, कभी पूछे स्त्री को जे तुम्हारा पिताजी का क्या इंटरेस्ट है। तो सारे ठाकुर जी जो लॉ बोल रहे हैं, जो पिताजी का इंटरेस्ट को हस्बैंड फुलफिल करेगा, बोथ पिताजी, उसका बायोलॉजिकल पिताजी और पत्नी का पिताजी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो जो समाज जैसे चल रहा है, समाज में तो अभी वही सब चल रहा है। एक तो संभुक था जो बिगड़ रहा था, तो उसको नष्ट कर दिए। अभी तो सारे संभुक बन गए, वर्णाश्रम को कोई मान नहीं रहा है, और विवाह विधि को कोई नहीं मान रहे। शिक्षा क्या है जानना नहीं चाहता है। घर परिवार में कितना दूर में हम लोग ठाकुर जी को लेके जे चल पाए, उसको प्रयास नहीं कर रहे। हम उदाहरण दे रहे हैं श्री रामचंद्र सीता का, हम उदाहरण दे रहे हैं श्री ठाकुर और बर्मा का। ये किताब में ही सन्निहित रहेगा। जीवन में हमारा पड़ोसी हमारा जीवन को लेके हम कभी उदाहरण नहीं दे पाए, तो लोग इसीलिए बिलीव नहीं कर रहे, बोल रहे ये तो राम थे और श्री ठाकुर जी ईश्वर थे, वो ईश्वर ही कर पाएंगे, हमारे जीवन में कुछ होगा नहीं। तो इसी से ठाकुर जी यहीं पे बोल रहे हैं जे आप लोग, इसलिए मैं कहता हूँ जे जो सीधा मार्ग है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा बात की है, जो सीधा मार्ग उपलब्ध है, तो व्यर्थ कष्ट उठाने से क्या लाभ है। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं जटिलता में, हम जा रहे हैं जहां पर हमारा सक्सेस नहीं होगा, उसी रास्ते में चल रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी का जो बातें हैं, जो दीक्षा शिक्षा विवाह है और वर्णाश्रम है, एटलीस्ट हमारा जितना दूर हमारा संभव होगा हम करने के लिए प्रयास करेंगे। इतना बोल के मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। श्रद्धेय शशिता बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु को समराइज किया है, बहुत सुंदर सुंदर बातें बोले हैं, वैल्यू एडिशन किए हैं, बहुत अच्छा लगा दादा। आज हमारा साथ कुछ 3 नया दादा माँ जुड़े हैं।